हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कक्षा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर आधारित है, जो कि आज सेकंड क्लास है। आई होप आपने फर्स्ट क्लास भी जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम कुछ मूलभूत शब्दावलियाँ का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए आज के हमारे क्या क्या आज की कुछ मूलभूत संकल्पनाओं में पहली संकल्पना है सरकार। सरकार किसे कहते? तो देखिए सरकार जो है वो राज्य की एक संस्था या एजेंसी है जो कि राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। तो आप समझ रहे हैं इसमें एक नया शब्द आया है, राज्य। यानी जो सरकार है वो राज्य की एक संस्था या एजेंसी है जो कि राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो सरकार की परिभाषा है वो पूर्णतः किसे केंद्रित कर रही है? राज्य को। ये जो उसका मेन फोकस है वो राज्य पर है कि राज्य की एक संस्था है, राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं राज्य क्या है। तो देखिए जो राज्य शब्द है उसका प्रयोग दो आधारों पर होता है। पहला संकल्पना और दूसरा व्यवहार में हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। देखिए अगर संकल्पना की बात करें तो जैसे संविधान में वर्णित है कि हम जैसे भारत, हम देश कहते हैं भारत को, तो जो संविधान में से संबोधित किया गया है वो राज्य कहकर किया गया है। यानी हम संकल्पना के तौर पर देखें तो राज्य किसे कहते हैं? किसी देश को, किसी राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? राज्य। लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें तो हम राज्य किसे कहते हैं? प्रांतों को। जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी क्या है? ये प्रांत हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं इन्हें व्यवहार में? राज्य। जबकि राज्य है क्या? किसी देश या किसी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो उसे राज्य कहते हैं। तो देखिए अब कोई भी जो कोई भी क्षेत्र है, कोई भी देश है, मतलब उसे राज्य की संज्ञा हम कब दे सकते हैं? कैसे बनता है कोई राज्य? देखिए राज्य की जो राज्य जो मतलब राज्य निर्धारित किया जाता है उसके चार मुख्य तत्व हैं। पहला है निश्चित भूभाग, यानी उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, कुछ निश्चित क्षेत्र। फिर अगला है जनसंख्या या लोग, यानी जो निश्चित भूभाग है उसमें कुछ जनसंख्या निवास करनी चाहिए, उसमें कुछ लोग रहने चाहिए। फिर है सरकार, यानी जब कोई निश्चित क्षेत्र हो गया उसमें कुछ जनसंख्या निवास कर रही है, कुछ लोग उसमें रह रहे हैं, तो कुछ उन लोगों को कुछ आवश्यकताएं होंगी, जैसे पीने का पानी है, भोजन है, ये सब कुछ उनकी आवश्यकताएं होंगी। उनकी कुछ शिकायतें भी होंगी, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी शिकायतों को सुनना, इन सब के लिए वहां पर एक सरकार होनी चाहिए जो उन जो निश्चित भूभाग पर जो जनसंख्या निवास कर रही है उनके आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उसके लिए सरकार होनी चाहिए। अंतिम जो कि बहुत ही मुख्य है, संप्रभुता, यानी जो लोगों की शिकायत सुन रही है, जो लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है, वो सरकार जो है वो अंतिम शक्ति होनी चाहिए उसके पास। यानी वो कोई भी निर्णय जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक ले सके, किसी का दबाव नहीं हो, ना ही कोई आंतरिक ना ही बाह्य। यानी जो सरकार है वह निर्णय लेने में मतलब स्वतंत्र हो, उसे किसी के दबाव ना हो उस पर किसी का। तो आप समझे होंगे राज्य के तत्व। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। यानी आप समझ गए होंगे, यानी कोई निश्चित भूभाग होना चाहिए जिस पर कुछ जनसंख्या निवास करती हो, उस जनसंख्या के आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां पर एक सरकार होनी चाहिए। सरकार जो है वो संप्रभु होनी चाहिए, यानी अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी अंतिम शक्ति जो हो वो सरकार के पास हो। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। एक बार फिर से देखिए, अब आप राज्य समझ गए हैं तो आगे देखते हैं कि सरकार क्या है। सरकार क्या है? राज्य की संस्था या एजेंसी है। समझे? सरकार जो है राज्य की संस्था या एजेंसी है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। राज्य के उद्देश्य जो जनसंख्या वहां रह रही है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो देखिए अब यहाँ पे दो शब्द आए थे, देश या राष्ट्र। तो राष्ट्र देखते हैं। कोई जो राज्य है वो राष्ट्र कब बनता है? कोई राज्य राष्ट्र कब बनता है? जब राज्य में राष्ट्रीय भावना का प्रवेश हो जाए। राज्य क्या था? राज्य जैसे अभी मैंने समझाया, राज्य क्या था? राज्य के चार निर्धारक तत्व थे, जिसमें चार निर्धारक तत्व होंगे वो क्या होगा? राज्य। निश्चित भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, जो सरकार है वो संप्रभु होगी, तो क्या बन जाएगा? वो राज्य है।
और जब उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी प्रवेश कर जाएगी तो क्या कहलाएगा? राष्ट्र। तो देखिए अब एक शब्द आया है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना क्या है? जैसे अब हमारा भारत देश है तो इसमें जो है विदेशी विदेशी नागरिक भी आते हैं, अमेरिका से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कई देशों से नागरिक जो है यहाँ घूमने आते हैं। अब वे भारत को क्या मानते हैं? एक राज्य। उनके लिए भारत क्या है? एक राज्य है। लेकिन जैसे हम हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा जो है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, तो हमारा एक इनके साथ अलग लगाव है। तो जो हमारा लगाव है, जो विदेशी नागरिक है, उनका तो ऐसा कोई लगाव नहीं है राष्ट्र ध्वज के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, ऐसा कोई लगाव नहीं है उनका। लेकिन हमारा है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा भारत के प्रति ये लगाव है। जो हमारा लगाव है यही राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है। तो देखिए जब राज्य की संकल्पना में राष्ट्रीयता की भावना का प्रवेश हो जाता है तो वह राज्य राष्ट्र में बदल जाता है। यानी जब राज्य है, राज्य की 4 तत्व हैं, तो उस राज्य में जब राष्ट्रीयता की भावना प्रवेश कर जाती है तो क्या कहलाता है? राष्ट्र। आगे देखिए देश। जब राज्य की संकल्पना में स्थानीय संस्कृति या देशीय संस्कृति का भाव सम्मिलित हो जाता है। यानी कोई विदेशी नागरिक, मान लीजिए अमेरिकी यहाँ आया और उसने हमारे यहाँ की संस्कृति को देखा और उसने अब उस संस्कृति को बिल्कुल आत्मसात कर लिया, यानी उसमें ढल गया, बिल्कुल उसने अपना लिया यहाँ की संस्कृति को, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये देश। समझ में आया? यानी जब राज्य की संकल्पना में स्थानीय संस्कृति या देशीय संस्कृति का अभाव सम्मिलित हो जाता है, यानी जो जैसे मदर टेरेसा आई थी, वे बिल्कुल भारत की संस्कृति में रच बस गई थी, तो वे बिल्कुल ढल गई थी। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति जब किसी देश में जाकर उसकी संस्कृति में बिल्कुल लिप्त हो जाता है, जैसे या फिर कोई नागरिक ही हो, अब जैसे हम हैं, हम भारत की संस्कृति में बिल्कुल रच बसे हैं, बिल्कुल ढले हुए हैं, तो हमारे लिए क्या है? ये एक भारत देश है। आगे देखिए संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं और असंवैधानिक संस्थाएं। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक। जैसा कि इस शब्द से ही इसका जो मतलब है, जो अर्थ है, वो पता लग रहा है। संवैधानिक यानी जो संविधान में वर्णित हैं, जो संविधान में लिखी गई हैं, वे ऐसी संस्थाएं क्या कहलाती हैं? संवैधानिक संस्थाएं। यानी जो संविधान में लिखित तौर पर हैं, जो संविधान में वर्णित की गई हैं, ऐसी संस्थाएं क्या कहलाती हैं? संवैधानिक संस्थाएं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 279 में है ए में है जीएसटी परिषद। तो यानी आप समझे होंगे, यानी ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो। अब आगे देखते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी जो संविधान में वर्णित नहीं है, जो संविधान में लिखी नहीं गई हैं, लेकिन वे संविधान को लागू करने में बहुत सहायता देती हैं, बहुत ही हेल्प करती हैं। जब संविधान के जो कानून हैं उन्हें लागू किया जाता है तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वे संविधान में वर्णित नहीं होती, परंतु संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं, अर्थात वे संविधान के संगत होती हैं, संविधान को लाभ ही पहुंचाती हैं, हानि नहीं पहुंचाती। ये 2 प्रकार की होती हैं, कार्यकारिणी संस्थाएं और सांविधिक या कानूनी संस्थाएं। तो चलिए देखते हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला कार्यकारिणी संस्था और दूसरा सांविधिक या कानूनी संस्था। देखिए कार्यकारिणी संस्था कौन सी होती हैं? ऐसी संस्थाएं जिनका जो गठन है वो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी मंत्री परिषद सलाह देंगे राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति कार्यकारिणी समिति संस्था का गठन करेंगे। दूसरा है संविधिक या कानूनी संस्थाएं, यानी इनका संसद द्वारा कानून पारित करके इनका गठन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 जो था, ये कानून पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया, फिर इसे
लागू करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का गठन हुआ। यानी पहले एक अधिनियम लाया गया, फिर उस अधिनियम के आधार पर संविधिक संस्था का निर्माण या गठन किया गया। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सरकार क्या है। तो सरकार राज्य की एक संस्था है, एक एजेंसी है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। फिर राज्य क्या है, राज्य के का जो राज्य शब्द है उसका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक संकल्पना के आधार पर और दूसरा व्यवहार में। तो संकल्पना के आधार पर किसी राष्ट्र या किसी देश को राज्य कहते हैं, जबकि व्यवहार में हम किसी भी प्रांत को राज्य का दर्जा राज्य कह देते हैं। फिर थे राज्य के तत्व क्या क्या हैं। तो राज्य के 4 तत्व हैं। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा सरकार और सबसे आखिरी यानी चौथा था संप्रभुता। फिर हमने देखा कि राष्ट्र किसे कहते हैं। जब राज्य की संकल्पना में राष्ट्रता की भावना का प्रवेश हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्र। इसी प्रकार देश किसे कहा जाता है, जब राज्य की संकल्पना में देशीय संस्कृति या फिर स्थानीय संस्कृति का प्रवेश हो जाता है या का भाव सम्मिलित हो जाता है तो उसे फिर वो राज्य से देश में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने पढ़ा संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में किया गया हो। गैर संवैधानिक संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता परंतु वे संविधान के संगत होती हैं, संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, कार्यकारिणी संस्था और दूसरी संवैधानिक संस्था। तीसरा हमारा रह गया था असंवैधानिक संस्थाएं, यानी जो संविधान का उल्लंघन करने वाली होती हैं, यानी जो ऐसी संस्थाएं जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, असंवैधानिक संस्थाएं। उदाहरण के लिए आतंकवादी संस्थाएं और नक्सलवादी संस्थाएं। तो आई होप आपको मैंने जितना आज पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा इसका प्रीवियस पार्ट यानी क्लास फर्स्ट भी ज़रूर देखें और इसके फीडबैक हम कमेंट में दें। धन्यवाद।